चाची, जानती हो चंदा ना मेरी दोस्त थी और हम दोनों साथ में घर घर खेलते थे। चंदा ने बताया था कि आप भी उसके साथ खेलती थी। क्या क्या आप मेरे साथ भी खेलोगी? यति की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्यार से नारायण को अपनी गोद में उठा लिया। हाँ नारायण, मैं चंदा के साथ खेलती थी, वो बहुत प्यारी थी। नारायण की बातों ने यति के दिल को छू लिया था। वो महसूस कर रही थी कि इस छोटे से बच्चे में भी वही प्यार और स्नेह है जो उसे चंदा में मिला था। इधर किरण देवी और अर्नब भी यति के पीछे पीछे गांव की ओर आ रहे थे, लेकिन इस बार वो सीधा गांव में जाने की बजाय जोरावर सिंह के पास गए। किरण देवी, तुम फिर से यहाँ? अब क्या चाहती हो? याद है ना, तुम्हारा वादा अभी भी अधूरा है। मैं अभी तक अपने बेटों का बदला नहीं ले पाया। जोरावर, हमका सब याद रहत है। हमका याद है कि हम लोगों को मिलकर उस भैरव को मारना है और ओहे खातिर हम तुम्हारे पास आए हैं। हमका भैरव को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत है। पर किरण देवी, ये होगा कैसे? ऐसे ही जैसे हम तोहरा के बताए थे। भैरव को वो ही मारेगी जिसे वो भैरवा सबसे ज्यादा प्यार करत है। भैरव यति के हाथन मरेगा। किरण देवी की बात पर जोरावर सिंह को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे अपने बेटों के खून का बदला हर हाल में चाहिए, मतलब चाहिए। जोरावर सिंह ने फिर से किरण देवी से हाथ मिला लिया था। इधर गांव के कोने में भैरव, समर्थ और कार्तिक एक बैठक कर रहे थे। बैठक में जोरावर सिंह के आतंक का ही जिक्र हो रहा था। जोरावर सिंह हमारे खून का प्यासा है भैरव। वो हमारे गांव के बाहर से महिलाओं का अपहरण कर लेता है। जिस तरह जोरावर के डाकुओं ने तुम्हारी गाड़ी पर हमला किया ना, उसी तरह से ये लोग सब पर हमला करते हैं। सभी के साथ बुरा सलूक करता है ये। हालांकि गांव के चारों ओर मौजूद गश्त की वजह से वो लोग गांव के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन गांव के बाहर वो किसी भी समय किसी पर भी हमला कर देता है। दादा, मैं इन डाकुओं को छोड़ूंगा नहीं। चंदा की जान इसी जोरावर की वजह से गई है। इसने बहुत आतंक मचा दिया है। अब उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे यति की याददाश्त वापस लानी है। भैरव, यति की याददाश्त के लिए शायद तुम्हें जयराज से मिलना चाहिए। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। जानते हो ना, तुम्हें शहर के सारे तौर तरीके सिखाने वाला वही जयराज था। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। मैं जानता हूँ वो हमारी मदद जरूर करेगा। भैरव ने हाँ में सिर हिलाया। वैसे भी उसके मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यति की याददाश्त की ही थी। वो जानता था कि अगर एक बार यति की याददाश्त पूरी तरीके से वापस आ गई, तब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समर्थ ने अपनी बात के मुताबिक जल्द ही जयराज को बुलावा भेज दिया और अगले ही दिन जयराज गांव में भी आ पहुंचे। जयराज बाबा साहेब का पुराना दोस्त था और एक समय में उसने भैरव की बहुत मदद की थी। अब तक जयराज की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो सालों पहले हुआ करता था। उसने भैरव को देखते ही उसकी हालत समझ ली। भैरव बेटा, कितने साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। भैरव, मैंने सुना कि तुम्हारी यति की याददाश्त खो गई है और मैं पूरे रास्ते इसी के बारे में सोचता आया। बेटा, अगर तुम यति बहुरिया की याददाश्त वापस लाना चाहते हो तो मुझे एक तरीका मालूम है, लेकिन इसमें बड़ा खतरा है। भैरव ने जयराज की बातों को ध्यान से सुना और बड़े खतरे की बात पर उसकी चिंता थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने खतरा मोल नहीं लिया तो वो कभी भी अपनी यति को, अपनी गुड़िया को ठीक नहीं कर पाएगा। मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जयराज बाबा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? जयराज ने गहरी सांस ली और फिर भैरव के कंधे पर हाथ रख दिया। भैरव, किरण देवी ने यति की जिंदगी की हर वो चीज मिटा दी है जो उसकी पुरानी यादों से जुड़ी थी। तुम्हारी शादी की तस्वीरों से लेकर उसकी हर पुरानी याद, सब कुछ मिटा दिया गया है। लेकिन एक चीज है जो वो मिटा नहीं सकती, वो लम्हे जो यति ने जिए थे।
उन लम्हों को फिर से जीकर ही यति अपनी यादों को वापस पा सकती है। हालांकि इसमें उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति और भी खराब होने की संभावना है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यति को अपने अतीत की यादें वापस पाने के लिए फिर से अपने अतीत के दर्द से गुजरना होगा। जयराज की बात सुनकर भैरव कुछ पलों के लिए एकदम शांत हो गया, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर वो यति को और भी अधिक दर्द पहुंचा सकता था। लेकिन उसे कोई ना कोई तो फैसला करना ही था। जयराज बाबा, अगर यही एक तरीका है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं यति को वापस पाना चाहता हूँ। बताइए, आखिर मुझे ऐसा भी क्या करना होगा जिससे मैं यति को उसकी यादें वापस दिला सकूं? तुम्हें उसे उस जगह पर वापस ले जाना होगा जहां से उसकी जिंदगी की सबसे खास यादें शुरू हुई थी। जिस तरह से तुमने पहली बार उसे बाजार से खरीदा था, उसी तरह से तुम्हें एक बार फिर उसे उसी बाजार में ले जाना होगा। वो जगह उसके दिमाग की गहराई में छिपी हुई है। भैरव के चेहरे पर असमंजस के भाव आ गए। उसने सोचा कि क्या वो फिर से यति को उस दर्दनाक तजुर्बे से गुजार सकता है। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ जयराज बाबा? मैं गुड़िया को फिर से उन यादों में कैसे ले जा सकता हूँ जो उसे दर्द देती हैं? भैरव, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम उसकी यादों को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। भैरव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जो भी करना होगा मैं करूंगा। इधर जोरावर के अड्डे पर मौजूद किरण देवी को भी यह खबर मिल गई थी कि भैरव जयराज से मिला था। किरण देवी को जयराज की चालाकी का पूरा अंदाजा था और वो इस बात से डरने लगी थी कि कहीं जयराज भैरव को यति की यादें वापस लाने का कोई रास्ता न बता दे। उसने जोरावर और अर्नब को बुलाया। जयराज की बुद्धि से हमका बहुत डर लागत है। हमका जानना है कि गांव में का चल रहा है। वहाँ की कोई भी जानकारी हमरे लिए बहुत काम की हो सकत है। जा जल्दी से व्यवस्था करा बबुआ। हमका जाने के है कि गांव में का चल रहा है। जोरावर भी किरण देवी की बात सुन रहा था। वो मुस्कुराते हुए आगे आया। किरण देवी, मेरी एक पुरानी विश्वास पात्र पहले से ही गांव में है। उसका नाम कमला देवी है। वो गांव में रहती है और लोगों के बीच घुल मिल जाती है। वाह जोरावर, मान गए तोहरा के। चला अब बात करो कमला देवी से। अगर वो गांव में है तो उसे मदद मांग। उको कह के हमरा सब कुछ जाने के है। इस सारण पैसे तुमरे हैं कमला देवी, लेकिन जानत हो ना, इसके बदले तुम्हें गांव की हर जानकारी हमका दिए के पड़ी। कमला देवी पैसे लेकर मुस्कुराती हुई किरण देवी को देखने लगी। आप चिंता मत कीजिए बड़ी ठकुराइन, मैं सब बताऊंगी और आपकी हर बात का ध्यान भी रखूंगी। किरण देवी ने फिर कमला के हाथों में एक लॉकेट थमाया। दरअसल ये लॉकेट चंदा का था। किरण देवी ने चंदा का ये लॉकेट उसकी मौत के बाद अपने पास रख लिया था। ये ले कमला, इसे हमरी अतिया को दे देना। इससे उधारे पे भरोसा कर लेगी। कमला देवी लॉकेट को ध्यान से देखने लगी और फिर उसने अपने ही ब्लाउज में उसे ठूस लिया। लॉकेट थामने के बाद किरण देवी ने कमला को वो सब कुछ बताना शुरू किया जो उसे गांव में करना था। बड़ी ठकुराइन, अब आप फिक्र छोड़ दीजिए। आपका ये काम मैं अच्छे से कर लूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना कहती हुई कमला देवी तुरंत ही गांव की ओर निकल गई और सीधा पूजा के घर आई। दरअसल पिछली बार जब जोरावर सिंह ने नारायण के बदले चंदा की मांग की थी, उसी समय से वो कमला देवी को पैसे दे रहा था ताकि कमला देवी न सिर्फ उसे गांव के बारे में जानकारियां दे, बल्कि उसे ठाकुर परिवार के अंदर चल रही बातों के भी बारे में आसानी से सब कुछ पता चल जाए। कमला देवी ठाकुर परिवार की बात जानने के लिए सुबह ही पूजा के घर आ जाती थी और आज भी पूजा के आते ही वो उसी के काम में मदद करने लगी और धीरे धीरे घर के अंदर चल रही बातों को सुनने लगी। उसने पूजा से बात करते हुए यति के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए। पूजा दीदी, यति बहुरिया की तबीयत कैसी है? मैंने सुना है कि वो बहुत कमजोर हो गई है। क्या उसे अपनी पुरानी बातें याद आई?
पूजा को कमला देवी का इस तरह से सवाल जवाब करना अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा कि शायद कमला देवी को सच में यति की चिंता हो रही है। हाँ कमला, यति की हालत ठीक तो नहीं है, लेकिन हम सब उसका ख्याल रख रहे हैं। अरे दीदी, मैं भी यति बहुरिया का ख्याल रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बाबा साहेब उसे अपनी बहू से बढ़कर मानते थे। अगर आप चाहें तो मैं भी उसकी देखभाल में हाथ बटा सकती हूँ। कमला यति की मदद करने की बात कर ही रही थी। इसी बीच पूजा का बेटा नारायण भी जिद करने लगा कि उसे यति के पास जाना है। अरे पूजा दीदी, आप बैठिए, मैं जाती हूँ बिटवा को लेकर यति के पास। हाँ, ले जाओ। काम में व्यस्त होने की वजह से पूजा ने कमला देवी को नारायण के साथ यति के पास भेज दिया। कमला देवी जब यति के पास पहुंची तो उसने अपनी चाल चलते हुए यति के हाथ में चंदा का वही लॉकेट रख दिया जिसे उसने किरण देवी से लिया था। इधर यति ने जैसे ही उस लॉकेट को देखा वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक गई। तुम कौन हो? ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया? मैं बस एक मददगार हूँ बहन। तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए। मैं तो बस काम पूरा कर रही हूँ। यति लॉकेट को देखकर अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। उसे चंदा के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। वो जोर जोर से रोने लगी थी। इधर यति के रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी और जब पूजा ने उसके रोने की आवाजें सुनी तो वो तुरंत ही उसके पास आ गई और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। यति रो मत। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ ना। इस तरह रो क्यों रही हो? बोलो, मुझे बोलो। पूजा यति को तब तक मनाती रही जब तक वो चुप ना हो गई। यति अपनी नम आंखों से पूजा की आंखों में देखने लगी। उसे पूजा की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ महसूस हो रही थी। इधर भैरव और जयराज यति की याददाश्त वापस करने की सारी तैयारियां करके घर वापस आ गए थे। दोनों ने समर्थ और कार्तिक को बुलाया। उन्होंने अपनी योजना के बारे में बताया। हमें यति को उसकी यादें वापस दिलाने के लिए उस जगह पर ले जाना होगा जहां मैं पहली बार यति से मिला था। हमें उसे फिर से उसी बाजार में लेकर जाना होगा जहां से मैंने उसे पहली बार खरीदा था। समर्थ और कार्तिक दोनों चौंक गए। भैरव, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत खतरनाक है। मुझे लगा था जयराज बाबा तुम्हें कोई और रास्ता सुझाएंगे, पर ये तो यति भाभी को उस बाजार में ले जाना खतरे से खाली नहीं। वहां कुछ भी हो सकता है। हमें इस पर दोबारा सोचना चाहिए। हाँ भैरव, कार्तिक सही कह रहा है। इस योजना में बहुत खतरा है। अगर कुछ गलत हुआ तो यति और भी बुरी हालत में जा सकती है। दादा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। हमें यह करना ही होगा। समर्थ और कार्तिक भैरव की दृढ़ता को देखते हुए चुप हो गए और जयराज ने उन दोनों को पूरी बात समझाई तो वो दोनों भी आखिरकार इस काम को करने के लिए राजी हो गए। भैरव की बात पर सारे लोग बाजार जाने के लिए तैयार होने लगे थे, लेकिन वो सारे इस बात से अनजान थे कि इसी दौरान कमला देवी ने उन लोगों की बात को चोरी छिपे सुन लिया था। वो जल्दी से गांव से बाहर निकल गई और जोरावर के अड्डे की ओर जाने लगी। लेकिन कमला देवी को इस तरह भागता देख गांव के एक आदमी को उस पर शक हो गया था। वो उसका पीछा करने लगा और कमला देवी का पीछा करते हुए वो भी जोरावर सिंह के अड्डे पर आ पहुंचा। कमला देवी ने जोरावर और किरण देवी को भैरव की पूरी जानकारी बताना शुरू की। भैरव यति को उस बाजार में ले जाने वाला है जहां से भैरव ने उसे खरीदा था। वो लोग इसके जरिए यति की याददाश्त वापस लाना चाहते हैं। हाँ, तो वो भैरव बाजार जा रहा है। अब उस भैरव को वहीं खत्म करना होगा। हाँ जोरावर, जाए दे वो बाजार। वहां भैरव को यति की याददाश्त नहीं बल्कि उसे अपनी मौत मिलेगी। कमला देवी के पीछे पीछे आया हुआ वो गांव वाला छिपकर जोरावर और बाकी सभी लोगों की बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो ये सब कुछ समर्थ को जाकर बता देगा, लेकिन तभी वो गांव वाला जोरावर की नजरों में आ गया। जोरावर ने उसे देखते ही पकड़ने का आदेश दिया और उसे बेरहमी से मार दिया। भैरव की तरह जोरावर और किरण देवी भी बाजार जाने के लिए तैयार होने लगे। इधर भैरव ने पूजा को एक गिलास दूध दिया जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। मुझे माफ कर देना पूजा, मैं ये गुड़िया के भले के लिए ही कर रहा हूं। वो होश में कभी भी मेरे साथ नहीं जाएगी। जाओ,
जाओ उसे ये पिला दो, वो बेहोश रहेगी तभी हम लोग उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। पूजा भैरव के फैसले को समझ रही थी। आखिरकार भैरव ने यति की भलाई के लिए ही ये किया था। उसने ग्लास लिया और यति के पास पहुंच गई। यति ये लूं, दूध पी लूं, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। चंदा की यादों में खोई हुई यति ने बिना कुछ सोचे दूध पी लिया और थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। यति न जाने कितनी देर तक बेहोश रही, लेकिन जब उसे होश आया तब उसने खुद को उसी बाजार में पाया जहां उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ था। चारों ओर लोग लड़कियों को खरीद रहे थे। ये देख उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वो खुद को उस नर्क में वापस पाकर अचानक से रोने लगी। अचानक से उसके दिमाग में परछाइयां घूमने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो वो पहले भी यहां आई हो। यति ने देखा कि लोग लड़कियों की बोलियां लगा रहे हैं। कोई 10,000 से शुरू करता तो कोई 15,000 तक चला जाता। लड़कियों को घसीट घसीट कर उन खरीदारों की ओर ले जाया जा रहा था जो सबसे ज्यादा कीमत दे रहे थे। कुछ लड़कियां रो रही थी, कुछ डर से कांप रही थी। ये सब देख यति का दिल दहल गया। देखो, इसे खरीद लो, ये नई है, आज ही आई है, बिल्कुल ताजगी से भरी। यति को लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छा रहा हो। उसकी यादें धुंधली हो रही थी। उसके दिमाग में वही पुरानी धुंधली छवि बार बार उभर रही थी जब उसे पहली बार इसी तरह से खरीदा गया था। अब वो दर्द को फिर महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो घबराहट से अपने चारों ओर देखने लगी। नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं फिर से इस नरक में नहीं फंसना चाहती। ए चल, मैंने तेरे 12,000 दिए हैं। चल, नाटक मत कर, चल मेरे साथ वरना खाल उधेड़ लूंगा। नहीं नहीं, मत करो, मत करो। कोई तो बचा, कोई तो बचाओ मुझे। यति मदद के लिए रो रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़की को जबरन खींचकर एक आदमी के पास ले जाया गया। उस आदमी ने उसके पैसे दिए। वो लड़की चीख रही थी। यति बुरी तरह से रो रही थी। उसका दिमाग उसी पल में वापस लौट रहा था जब उसे भी इसी तरह से बेचा गया था। वो इस दर्दनाक अनुभव को फिर से जी रही थी। उसे धीरे धीरे याद आ रहा था कि वो भी इस बाजार में पहले भी बिकी है। उसके होंठ मारे डर के थरथराने लगे। इधर एक दलाल यति को लगातार बेचने की कोशिश कर रहा था। इसे देखो, इसे भी कोई खरीद लो, ये भी ताजा माल है, खरीदो, इसे खरीदो। यति ने जब उस दलाल की आवाज सुनी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। उसे लग रहा था कि वो कहीं भी भाग नहीं सकती। उसका दिमाग बार बार उसे उस पुराने दर्द में धकेल रहा था। उसकी हर सांस पिछली सांस पर भारी हो रही थी। उसके दिमाग में वही परछाई घूम रही थी, वही पुरानी यादें, वही पुराना डर। उसे ऐसा लग रहा था कि वो पहले भी यहां आ चुकी है। वो दर्द, वो पीड़ा, वो चीखें, सब कुछ उसके दिमाग में तेजी से घूम रहे थे। उसकी आंखों के सामने वो धुंधली छवियां घूमने लगी। कोई मुझे यहाँ से निकालो, मैं फिर से इस नरक में नहीं जाना चाहती। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अरे देखो, देखो, इसे देखो, ये नई माल है, ताजगी से भरी, कौन खरीदेगा इसे? शुरुआत 20,000 से करते हैं। इधर भैरव, समर्थ और बाकी सब दूर से ही यति पर अपनी निगाह जमाए हुए थे और तय मुताबिक उन लोगों ने जब देखा कि दलाल ने कीमत लगाना शुरू कर दी है, तब समर्थ ने तुरंत ही अपने चेहरे को अपनी पगड़ी से ढक लिया और वो यति को खरीदने लगा। 30,000। खुद की बोली लगते देख यति का दिल दहल गया। उसे याद आ रहा था कि कैसे सालों पहले भी उसे इसी तरह से खरीदा गया था। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था जब उसकी बोली लगाई गई थी। तभी एक और आदमी, जिसने अपने सिर और अपने चेहरे पर पगड़ी बांधे हुए थी, सामने आया। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि ये भैरव था। उसने आगे आते ही अपनी नम आंखों से यति को देखा और बोली लगानी शुरू कर दी। 50,000। समर्थ ने फिर से बोली बढ़ाई। 60,000। भैरव यति को अपनी पुरानी बातें याद दिलाने के लिए समर्थ को गुस्से से देखने लगा। 80,000, 80,000, 80,000 एक, 80,000 दो,
80,003। चलिए, किसी ने 80,000 से ऊंची बोली नहीं लगाई। ये लड़की अब से आपकी हुई। आखिरकार भैरव ने यति को 80,000 में खरीद लिया और ये सब कुछ देख यति रोने लगी। उसे लगा जैसे वो एक बार फिर से उसी बंधन में फंस गई है। उसकी पुरानी यादें ताजा होने लगी थी, लेकिन वो पूरी तरह से उन यादों को जोड़ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। ये सब फिर से हो रहा है। मैंने पहले भी इसे महसूस किया है। इधर बाजार के कोने में किरण देवी, अर्नब और जोरावर छिपे हुए थे। उनके साथ जोरावर के वफादार डाकू भी थे। वो सभी भेष बदल कर आए थे। किरण देवी शातिर नजरों से सब कुछ देख रही थी। अब समय आ गया है जोरावर, हमला करो। जोरावर ने अपने डाकुओं को इशारा किया और वो तुरंत हमला करने लगे। डाकुओं के हमले से बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने डरते हुए पुलिस वालों को भी फोन करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो दरोगा बाबू, यहाँ दिन दहाड़े डाकुओं का हमला हुआ है। अरे हाँ हाँ, वहीं जहाँ लड़कियों की खरीद बिक्री होती है। अरे नहीं दरोगा बाबू, हम यहाँ से गुजर रहे थे इसलिए आपको फोन कर दिया, वरना हम खरीद बिक्री करने थोड़ी ना आए थे। खरीद बिक्री करने नहीं आए थे तो भी जल्दी वहाँ से भाग जाओ। काहे कि जिला के नया एसपी साहेब आज दौरा पर हैं और मैंने सुना है कि वो उधर ही गए हैं। दरोगा की बात सुन वो अनजान आदमी तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गया। कुछ लोगों ने चारों ओर आग देख दमकल वालों को भी फोन कर दिया था। इधर डाकू पूरे बाजार में आग लगाते हुए वहां तक आ पहुंचे थे जहां पर यति मौजूद थी। डाकुओं के हमले की वजह से भैरव यति से काफी दूर था और तभी डाकुओं ने तुरंत ही नीलाम हो चुकी यति को घेर लिया और उसे वापस अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। डाकुओं ने यति को चारों तरफ से घेर रखा था। वो डर के मारे कांपने लगी थी। तभी भैरव अपनी जान की बाजी लगाकर यति को बचाने के लिए आगे आया। डाकुओं को देखते हुए उसका गुस्सा पहले से ही 7वें आसमान पर था। उसने वहां आते ही डाकुओं को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। वो उन लोगों को मारते हुए यति को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। कोई हाथ भी नहीं लगाएगा मेरी गुड़िया को। अगर किसी ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा भी ना तो मैं उसकी आंख ही नोच लूंगा। ये अब मेरी जिम्मेदारी है। भैरव उन डाकुओं से लड़कर हालत को काफी हद तक अपने काबू में ला चुका था, लेकिन तभी हालात और भी खराब हो गए जब किरण देवी ने बाजार में धमाका करवा दिया। जगह जगह से विस्फोट की आवाजें आने लगी। बाजार में भगदड़ मच गई और यति और भैरव एक दूसरे से बिछड़ गए। यति डर के मारे भागती हुई एक पुरानी इमारत में छिप गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो दीवार के पीछे दुबकी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक वहां सुरक्षित नहीं रह सकती। भैरव भी उसी इमारत में घुस आया था। वो यति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जोरावर ने भैरव को अंदर जाते हुए देख लिया। उसने अपने आदमियों को इमारत पर बम फेंकने का हुक्म दिया। इमारत को गिरा दो, भैरव और यति को जिंदा नहीं छोड़ना है। जोरावर का आदेश देते ही उस इमारत पर बमों की बारिश होने लगी। जोरावर के डाकुओं ने उस इमारत पर इतने बम गिराए कि उस इमारत के साथ साथ आसपास की भी कई इमारतें कांपने लगी। जमीन बुरी तरह से हिलने लगी। चारों ओर आग की ऊंची ऊंची लपटें फैल रही थी। लोग बदहवासी से इधर उधर भागे जा रहे थे। दूर से दमकल और पुलिस सायरन की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। धमाके इतने जोरदार हुए थे कि उसने बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की जमीन को भी हिलाकर रख दिया था। लोगों के चीखने चिल्लाने करहाने की आवाजें आ रही थी। तभी वहां से एसपी शेखर का गुजरना हुआ, जिसे अभी 2 दिन पहले ही यहां ज्वाइन करने का ऑर्डर मिला था। चल शेखर बेटा, हो जा शुरू। अब ज्वाइनिंग बाद में होगी, फर्ज पहले निभाया जाएगा। बचाओ बचाओ की गुहार से वहां का माहौल बहुत डरावना होने लगा था। जो लोग बचे थे वो बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख सकते थे, लेकिन शेखर उस धधकती हुई बिल्डिंग में बेखौफ कूद पड़ा। इधर धुएं के गुबार में यति को एक शख्स अपनी ओर आता दिखा। कौन है ये? और ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? बिल्कुल चुप और मेरे साथ आओ जल्दी। उसने जवाब का इंतजार किए बिना यति का हाथ पकड़ा और अपने साथ घसीट कर ले जाने लगा। यति बुत बनी देख रही थी। यहाँ से चलो,
बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से चलते हैं, वहाँ खतरा कम है। पर तुम हो कौन? अब बताओगे कुछ? मैं इस एरिया का नया एसपी शेखर सिंह हूँ। एसपी? जी हाँ। वैसे आप उस बिल्डिंग के अंदर फंस कैसे गई थी? किसी ने आपकी मदद नहीं की? वो मैं यहाँ। चलिए रहने दीजिए, ये बताइए कि आपको कहाँ पहुँचा दूँ जहाँ आप सुरक्षित रहें। इससे पहले कि यति शेखर की बात का जवाब देती, वो गश खाकर गिर पड़ी। लगता है हादसे से डर गई है या सदमे में है। अब कहाँ लेकर जाऊं इसे? ऐसा करता हूँ कि इसे अभी अपने साथ लेकर चला जाता हूँ और होश आने पर इसे इसके बताए पते पर छोड़ दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद शेखर ने यति को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया और अपने साथ गेस्ट हाउस पर लेकर आ गया। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां वहां से रवाना हो गई थी। बिल्डिंग के अंदर एक जली हुई बॉडी मिली थी। पुलिस कर्मी आपस में उसी पर चर्चा करने लगे थे। सर, बॉडी का मुआयना करने पर कुछ और तो समझ नहीं आ रहा। बस ये पता चल रहा है कि ये लड़की की बॉडी है। वहीं खड़ा भैरव ये सब सुन रहा था और ये सुनते ही उसको गहरा धक्का सा लगा। उसने वो लाश देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वहां से बेजान कदमों से जाने लगा। इधर सुमन ने जब देखा कि भैरव सड़क पर अकेला कहीं जा रहा है तो वो फौरन गाड़ी लेकर उसके पीछे गई। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया और बड़बड़ाने लगी। ये भैरव कहाँ जा रहा है? इसे गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं दे रहा। अभी अपने साथ ले जाती हूँ, बाकी बाद में देखती हूँ। ये सुनकर सुमन ने भैरव का हाथ पकड़कर खींचा और कार में बैठा दिया। इधर घटना स्थल पर इंस्पेक्टर कौशिक सब इंस्पेक्टर तिवारी से चर्चा कर रहा था। तिवारी, तुम एक गाड़ी में आरोपी को लेकर थाने चले जाओ। तब तक हम यहाँ पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके आते हैं। यस सर। उसके बाद इंस्पेक्टर तिवारी अर्नब को लेकर वहां से चला गया। सबने ये मान लिया था कि यति अब मर चुकी है। अब पोस्टमार्टम के बाद समर्थ और कार्तिक ने दिल पर पत्थर रखकर उस जली हुई लड़की की बॉडी का अंतिम संस्कार भी करवा दिया था। इधर जब यति को होश आया तो वो अपने आप को एक अनजान जगह देखकर घबरा गई। ये मैं कहाँ हूँ? थैंक गॉड आपको होश आ गया। आप? मैं? डरिए नहीं, मैं एसपी शेखर। आप बेहोश हो गई थी तो आपको यहाँ ले आया। अब आपको जहाँ जाना है बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरी जिंदगी एक कटी पतंग हो गई है, इसलिए आपको जहाँ ठीक लगे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। यति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी बात सुनकर शेखर के दिल में टीस सी उठी। वो सोच में पड़ गया। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया। आपको एक नारी निकेतन में छोड़ देता हूँ। उसे मेरा दोस्त गौरव और उसकी पत्नी मिलकर चलाते हैं। चलें। शेखर यति को अपने साथ लेकर नारी निकेतन पहुंचा और अपने दोस्त से कहकर उसकी व्यवस्था वहां करवा दी। गौरव, ये एक हादसे से गुजरी हैं। कुछ दिन इन्हें अपने नारी निकेतन में रखो। जल्द ही इनके परिवार के बारे में पता करके इनके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है। फिलहाल इनको अस्पताल लेकर जाना होगा। तन के घाव ठीक हो जाएं, मन के घाव समय अपने आप भर देगा। हाँ भाई, ट्रीटमेंट करवा देना और जो भी खर्चा हो बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। कैसी बात कर रहे हो शेखर? ये एक एनजीओ है और चिंता क्यों करते हो यार? जब पैसों की जरूरत होगी तो वैसे भी बता दूंगा तुझे। इतना इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा शेखर बाबू। इस तरह की घटनाओं और लोगों से रोज दो चार होना पड़ेगा। और फिर उसने तेजी से अपनी गाड़ी को एसपी ऑफिस की तरफ दौड़ा दिया। ज्वाइन करने के बाद शेखर ने उस एरिया के थाने में यति की जितनी जानकारी थी वो दे दी। वहीं अर्नब और किरण देवी को अदालत में पेश किया गया और उन दोनों को दोषी पाया गया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी अर्नब और आरोपी किरण देवी पर लगाए गए सारे आरोप सही साबित हुए हैं। इसलिए अर्नब और किरण देवी को दोषी मानते हुए अदालत दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। बची हुई जिंदगी कहीं भी गुजार लूंगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब मौत भी आएगी तो सुकून की। इधर शेखर बीच बीच में यति के बारे में गौरव से पूछ परख रखता था। जब यति के जख्म ठीक हो गए तो उसे थाने ले जाया गया। अब आपकी तबीयत ठीक है। आप पुलिस को अपना पता बता दीजिए, जिसके बाद आपके घर पहुंचाकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें। मेरा कोई घर नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। लेकिन आपको आपके घर तक पहुँचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। पर अब मेरा कोई घर नहीं।
मैं कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ज्यादा 3-2-5 किए बिना अपने घर का पता बता दो, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से उगलवा लेगी, समझी? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा कोई घर नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों ने मुझे परेशान किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसे ही शेखर को गौरव से पता चला था कि आज यति को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया है, तो वो बिना किसी सूचना के थाने में पहुंच गया था। उसे पुलिस थाने में अचानक आया देखकर खलबली मच गई। यति को छोड़कर सब एसपी सर का वेलकम करने में लग गए थे। आइए सर, कैबिन में चलते हैं। पता चला कुछ यति के बारे में? नहीं सर, वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। सर थोड़ा जोर देकर भी पूछा तो आत्महत्या करने की बात कहती है। इंस्पेक्टर कौशिक, आप ऐसा करो कि यति की जो एक एफआईआर है उसे रद्द कर दो। मैं उनसे अपने लेवल पर पूछताछ करता हूँ और पता चलने पर उनको उनके घर भिजवा देता हूँ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। शोभा, ठीक है ना? जैसा कहा है वैसा ही करना। एसपी सर ने खुद कहा है तो हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। एसपी सर ने तुम्हारी एफआईआर कैंसिल करवा दी है और तुम्हें उनके साथ जाने को कहा है। चलो, गाड़ी तैयार है। यति बिना किसी खास रिएक्शन के उठी और बाहर की तरफ चल दी। वहां गाड़ी में शेखर उसका इंतजार कर रहा था। हवलदार ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। चलिए बैठिए अंदर, अपना ख्याल रखना। कुछ ऊंच नीच हुई हो तो माफ करना। फिलहाल मेरे बंगले पर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जी। देखिए, आपके साथ क्या हुआ और आप इस हाल में कैसे पहुंची, मैं ये कुछ नहीं पूछूंगा। ना ही ये पूछूंगा कि आपको कहाँ जाना है। शेखर की ये बात सुनकर यति की बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारे सवाल झिलमिलाने लगे और उसने पलकें झपकाते हुए शेखर की तरफ देखा। शेखर उसके मन की उलझन को पढ़ चुका था। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप जब तक चाहें मेरे घर पर रह सकती हैं। मतलब? मैं समझी नहीं। दरअसल मेरी एक बुजुर्ग माँ और एक 9 साल की बेटी है। मुझे उनकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। वो लोग यहाँ से दूर मुंबई में रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तक आपको सब याद नहीं आ जाता, आप वहाँ रह सकती हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं कैसे अनजान लोगों के बीच रह सकती हूँ? ठीक है, तो अब आप ही बता दीजिए आपको कहाँ जाना है, क्योंकि नारी निकेतन वृद्धाश्रम सुरक्षित नहीं आपके लिए। वहाँ अब आप नहीं रह सकती। भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहा है। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छे से सोचकर फैसला लीजिए, पर जल्दी, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता। क्या करूं, क्या नहीं करूं? मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी दुनिया है पर मेरा कोई नहीं। मेरे लिए कहीं कोई ठिकाना नहीं है जहां मैं जा सकूं। आप जो भी फैसला लें। देखो, तुम भी जानती हो कि मेरा जवाब क्या होगा। ठीक है, आज तैयार रहना। मैं घर पर तुम्हारे बारे में बता दूंगा। एक कांस्टेबल तुम्हें वहां छोड़ आएगा। कुछ दिन तुम वहां रहो, ठीक लगे तो रुकना, वरना फिर जैसा चाहो। यति ने हामी में सिर हिला दिया। अगली सुबह वो कांस्टेबल के साथ शेखर के घर पहुंच गई। सबसे पहले उसकी मुलाकात शेखर की मां विमला देवी जी से हुई। उसे देखकर विमला देवी ने अपना सुनहरा फ्रेम वाला चश्मा थोड़ा सा नीचे खिसकाया। यति जी। अरे ओ गोविंद, कहाँ चला गया? आ गए अम्मा जी, आ गए। आप तो 2 मिनट में आसमान सिर पर उठा लेती हो। बड़ी मेहरबानी। जाओ जाकर इनको इनका कमरा दिखा दो। ठीक है अम्मा जी। गोविंद यति को अपने साथ ले गया और उसे उसका कमरा दिखाने लगा। बिटिया, ये है तुम्हारा कमरा और ये तुम्हारे कपड़े। गोविंद नाम है हमारा, तुम काका भी कह सकती हो। ठीक है काका। ए गोविंद, कहाँ रह गए? लगता है आज फिर शची का स्कूल छूट जाएगा। चलता हूँ बिटिया, नहीं तो शची बिटिया का स्कूल छूट जाएगा। यति ने हाँ में सिर हिलाया और गोविंद के जाते ही वो अटैची से कपड़े निकालकर जल्दी से नहाने चली गई और फिर तैयार होकर हॉल में आ गई। तब विमला देवी शची को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, पर शची का स्कूल जाने का मन नहीं था। वो आनाकानी कर रही थी। तभी उसकी नजर यति पर पड़ी। दादी,
ये कौन है? हमारी मेहमान। देखो, बाकी की बातें बाद में करना, वरना आज फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और जब शेखर को पता चलेगा तो वो नाराज होगा। शची को देख यति को चंदा की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाल कर अपने आंसू पोंछे और शची की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर उसे स्कूल के लिए तैयार कर दिया। लो, शची बिटिया तैयार है। वाह, चलो शशि बिटिया, आज हम बस से पहले बस अड्डे पर पहुंच जाएंगे। अम्मा जी, हम बस अड्डे से सब्जी लेने चले जाएंगे। आप कुछ खाकर दवाई खा लेना। हाँ, चिंता मत करो, अब यहाँ पर यति भी है हमारे साथ। माँ जी, आप मुझे रसोई घर बता दीजिए, मैं कुछ बना देती हूँ। रसोई घर वहाँ है। चलो, मैं तुम्हें सामान बता देती हूँ। वैसे क्या बनाओगी? जो आप कहेंगी। वो रही सूजी, वो नमक मसाले। तुम उपमा बना लो। नाश्ते के बाद विमला देवी बगीचे में आकर अखबार पढ़ने लगी और जब 1 घंटे बाद अंदर आईं तो पूरे घर की साफ सफाई हो चुकी थी। ये देख विमला देवी खुश हो गई। अरे वाह, आज तो पूरा घर चमक रहा है। अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मेरे भाग्य में अब आराम है ही कहाँ। विमला देवी ने यति की बात पर उसे ध्यान से देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों में ही यति को उस घर में ठीक लगने लगा था। अब वो शची को पढ़ाने भी लगी थी। अब जब भी शेखर घर पर कॉल करता तो विमला देवी और शची यति की ही बातें करते। रोज रोज यति की तारीफें सुनकर शेखर के दिल में यति के लिए एक खास जगह बन गई थी। यति के कारण मेरे घर में रौनक आ गई है। शची और माँ को बहुत दिनों बाद इतना खुश देख रहा हूँ। उधर मुंबई में जब शची का रिजल्ट आया तो वो अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आई थी। खुशी से पागल शची स्कूल से लौटी तो भावुक होकर यति से लिपट गई। क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? क्योंकि आप मेरा और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती हो ना। देखो ना, मैं इसीलिए फर्स्ट आई हूँ। आपको मेरा माँ कहना अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा लगा मेरी बच्ची। पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में ये सुख लिखा भी है या नहीं। तो ठीक है, अब मैं आपको माँ ही कहूंगी। अभी शची बोल ही रही थी कि तभी किसी के कदमों की आहट से उसका ध्यान उस तरफ चला गया और यति के चेहरे का रंग बदलने लगा। अम्मा, सोसाइटी सेक्रेटरी आपसे मिलना चाहते हैं। यति के सामने गोविंद और उसके पीछे कोई शख्स खड़ा था जिसे देखकर यति सकपका गई। विमला देवी ने इशारे से गोविंद से उन्हें बैठने के लिए कहा और यति को अंदर भेज दिया। यति शची का हाथ पकड़कर अंदर रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो रूम से बाहर आई तो विमला देवी फोन पर किसी से बात कर रही थी। तुझे देखे बहुत दिन हो गए शेखर, अब घर कब आएगा? जल्द ही आऊंगा माँ। तुम और शची ठीक हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। यति हम लोगों का बहुत ख्याल रख रही है। लेकिन पहले तू ये बता, तू कब वापस आ रहा है? देखता हूँ माँ, जल्द ही कोशिश करता हूँ। बेटा, बहुत दिन से कोई त्योहार हमने साथ नहीं मनाया। हो सके तो इस बार आ जाना। हाँ, वैसे तो मुश्किल था, पर आप इतना कह रही हो तो कोशिश करता हूँ परसों आ जाऊँ। 2 दिन रहकर लौट आऊंगा। ठीक? ठीक है बेटा, हम तेरा इंतजार करेंगे। इस बार होली पर शेखर भी हमारे साथ होगा। यति के साथ शची और माँ काफी खुश लगते हैं। चलो, मैं भी देखूंगा अपने घर की इस रौनक को। 2 दिन बाद। दादी, पापा कब आएंगे? आज होलिका दहन भी है। शची सुबह से कई बार दरवाजे पर झांक चुकी थी। घड़ी की सुई टिक टिक करते आगे बढ़ती जा रही थी। हार कर मुंह बनाकर शची बैठ गई। तभी डोर बेल बजी। दादी देखो, पापा आ गए। माँ, पापा आ गए। देखो तो, काम बाद में कर लेना। कैसी है माँ? ठीक हूँ बेटा, अच्छा किया जो तू आ गया। देख, तेरे आने से ये बच्ची कैसे खिल गई है। माँ, जानती तो हो, त्योहार पर पुलिस वालों को छुट्टी मिलती कहाँ है। वो तो तुम्हारी और शची की जिद थी, सो किसी तरह आ गया। तो बहुत अच्छा किया बेटा, हम हर त्योहार पर तेरा इंतजार ही करते रहते हैं। हाँ माँ, और बताओ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, जब से यति आई है मुझे 24 एक ही काम है, और वो है आराम करना। तभी यति पानी का ग्लास ट्रे में लेकर हॉल में पहुंची।
शेखर ने यति को एकटक देखते हुए पानी पिया और फिर ग्लास वापस ट्रे में रख दिया। आप ठीक हो? जी अब तो आत्महत्या वगैरह का प्लान नहीं है ना? बेटा, उस दिन सोसाइटी सेक्रेटरी बता रहे थे कि आज होलिका दहन का मुहूर्त केवल 7:30 बजे तक ही है। 6:30 तो हो ही गया। चलो ठीक है, फिर मैं नहा कर आता हूँ 2 मिनट में। एक तरफ शेखर तैयार होने चला गया तो दूसरी तरफ यति किचन में जाकर पूजा की थाली तैयार करने लगी। कुछ देर बाद उसने आकर पूजा की थाली विमला देवी के सामने रख दी। माँ जी, देखिए कुछ कमी हो तो बता दीजिए। सब ठीक है, गुलाल कम है थोड़ी, और रख लो। 7:15 बजे सब लोग सोसाइटी के कंपाउंड में जमा हो गए थे। जैसे ही होलिका में आग लगी, यति बेचैनी महसूस करने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। ना जाने मुझे इतनी घबराहट क्यों महसूस हो रही। कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं। मुझे ये आग देखकर इतना अजीब क्यों लग रहा है। होलिका दहन के बाद जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ रही थी, वैसे वैसे यति की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी और वो पसीने पसीने हो गई। यति का सिर घूमने लगा और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे होलिका की आग ने बंगले को पूरी तरह ढक लिया हो। ये मुझे क्या हो रहा है? ये आग तो पूरे घर पर हावी हो गई है। ये तो मेरा महल है। मुझे मेरा महल क्यों दिखाई दे रहा है? यति ने पीछे दीवार का सहारा लेना चाहा, पर उस पल मानो होलिका ने यति को उठाकर सीधे धूं धूं करके जलते हुए महल में पटक दिया हो। उसे ये सब होलिका की आग में साफ दिखाई दे रहा था। उसे सब याद आ गया था। वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई। मेरा महल जल रहा है। भैरव, कहाँ हो तुम? वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। शेखर ने लपक कर यति को गोद में उठाया और उसे जल्दी से जीप में डालकर हॉस्पिटल लेकर भागा। मैं महल में फंस गई हूँ। भैरव, मुझे बचा लो। भैरव, भैरव। अगले दिन। भैरव कौन है? कल आप बेहोशी में बार बार उनका नाम ले रही थी। मेरे पति हैं। पति? हाँ, जब एक बार मेरे महल में आग लगी और मैं अंदर ही फंस गई थी, तब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। जैसे उस दिन आप। जैसे उस दिन मैंने तुम्हें बचाया था, यही ना? मुझे भैरव के पास जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। आप शांत हो जाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा हुआ आपको सब कुछ याद आ गया, वरना बहुत देर हो जाती। प्लीज आप उसका पता लगाइए ना। मैं पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगी। आप जो मांगोगे मैं वो दूंगी। बस एक बार मुझे मेरे भैरव से मिलवा दीजिए। मुझे जो चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगी। खैर, क्या आप मुझे अपने बारे में अब कुछ बता पाएंगी? भगवान ने बहुत परीक्षा ली है हम दोनों की। परसों मैं वापस जा रहा हूँ, जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। छुट्टी से लौटकर शेखर ने सबसे पहले यति को बताए पते पर भैरव के बारे में पता लगाने के लिए सब इंस्पेक्टर तिवारी को भेजा। तिवारी ने वापस लौटकर अपनी जेब से एक कागज निकालकर शेखर को दे दिया। सर, गांव में समर्थ और कार्तिक मिले थे। उन्होंने बताया कि अब भैरव वहां नहीं रहता, वो शहर में रहता है। उन्होंने ही ये पता दिया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। यति, इतना लगाव हो गया था तुमसे। तुमने मेरी माँ और बेटी की जिंदगी में मेरी पत्नी की कमी को भर दिया था। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए। खैर, सुमन, ये तो किसी महिला का पता है। यहाँ किसी लेडी इंस्पेक्टर को भेजता हूँ। फिर उसने कहीं फोन लगाया और कुछ ही देर बाद लेडी इंस्पेक्टर शोभा शेखर के पास आ गई। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको इस पते पर जाकर भैरव और सुमन की पूरी कुंडली निकाल कर लानी है, लेकिन ध्यान रहे भैरव या सुमन को इसका अंदाजा ना हो। जी सर, ख्याल रहेगा। अगले दिन। सर, सुमन एक सोशल वर्कर है। काफी नाम है उसका इस शहर में। भैरव उसी के घर में रहता है। थैंक यू इंस्पेक्टर। जय हिंद सर। शेखर ने शोभा के जाने के बाद कुछ सोचते हुए अपने घर का नंबर डायल किया। फोन यति नहीं उठाया था। हेलो हेलो, कौन? उसकी आवाज सुनकर शेखर भावुक हो गया था। उसकी आंखें भर आईं। अचानक उसने उस पते वाले कागज को बुरी तरह से मुट्ठी में भींच लिया और रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। ये गलत है शेखर। तुमने उससे वादा किया है कि उसे उसके भैरव के पास भेजोगे। हेलो।
यति, मैं शेखर। जी कहिए शेखर जी, कुछ पता चला भैरव के बारे में? हाँ, जल्दी ही तुम उससे मिलोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एहसान मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती। काश मैं तुम्हें रोक पाता। कुछ भी हो जाए भैरव, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। भैरव, किस्मत ने हमें दूर जरूर किया था, लेकिन हमें अलग नहीं कर पाई। तभी तो देखो मैं आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं। मैं आ रही हूं भैरव, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम सारे गम भूल जाओगे। यति का मन भैरव से मिलने की खुशी में झूम रहा था। उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा था। लगता है हमारी यति को भैरव का पता चल गया है। मुझे खुशी है मेरी बच्ची कि तुम अपने पति के पास जा रही हो, लेकिन ये दिल जाने क्यों उदास है। कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बिना? आप कहाँ जा रही हो यति माँ? आप मुझे छोड़कर चली जाओगी जैसे माँ चली गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शची मेरे बिना कैसे रहेगी, और मैं भी उसे नहीं छोड़ सकती। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं शची को क्या जवाब दूं? बोलो ना यति माँ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? इससे पहले कि यति कोई जवाब देती, विमला देवी ने शची को प्यार से अपने पास बुलाया। उसे जाना होगा शची। यति हमारे पास हमेशा नहीं रह सकती मेरे बच्चे। उसे अपने घर तो जाना ही होगा ना? क्यों जाना होगा दादी? ये यति माँ का घर है और वो यहीं रहेंगे। अगर किसी ने मेरी माँ को यहाँ से कहीं भी भेजा तो मैं भी चली जाऊंगी। शची के इतना कहते ही यति का दिल तड़प गया। वो कहीं ना कहीं शची को दिल में बिठा चुकी थी। उसे दुखी देख यति की आंखें भर आईं। उसने शची को गले से लगा लिया। ऐसा नहीं कहते शची, माँ कहीं नहीं जा रही। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यति उसकी पीठ सहलाने लगी। शची का ये लगाव और प्यार उसे डरा रहा था। यति ने किसी तरह शची को सुला दिया और फिर विमला देवी के पास चली आई। उसे देख विमला देवी ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। शची के लिए दुखी हो ना तुम? हाँ, मैं उसे उदास नहीं देख सकती। मैं क्या करूं माँ, क्या करूं? मेरा कलेजा फट रहा है। एक तरफ भैरव है, उसका विश्वास है, और दूसरी तरफ शची, जिसके प्यार ने मुझे फिर से हंसना सिखाया। उस मासूम बच्ची को कैसे समझाऊं, कैसे छोड़ दूं? ये आंसू तुम्हें हल नहीं बताएंगे पगली, ये तुम्हें उलझाएंगे। पहले इन्हें खुद से दूर करो। यति ने अपनी आंखें साफ की, लेकिन उसका दर्द अब भी बाढ़ बनकर गालों तक बह रहा था, जिसे वो काबू नहीं कर पा रही थी। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो ये अभी भी बह रहे हैं। क्या करूं? किस्मत ने माँ को बचपन में छीन लिया, परिवार दिया, लेकिन लोगों की नफरत ने परिवार को भी खत्म कर दिया। भैरव के प्यार में खुद को पाया ही था कि भैरव भी मुझसे दूर चला गया, और अब जब शची की मासूमियत ने मुझे फिर से उम्मीद दिखाई तो मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आप बताओ, मेरी ही किस्मत में इतना दुख क्यों आया? विमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। वो बिलख बिलख कर रोती हुई भैरव को याद करती रही। इधर मुंबई से दूर भैरव सुमन के काम में खुद को इतना डुबा चुका था कि उसे अपना कुछ होश ही नहीं रहा, और सुमन भैरव के प्यार में डूबती जा रही थी। काश भैरव के दिल से यति हमेशा के लिए दूर हो जाए तो मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन जानती हूं ऐसा कभी नहीं होगा। भैरव, तुम एक बार मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? सुमन के जज्बातों से बेखबर भैरव बस सुमन का वफादार बन गया था। वो जैसा कहती थी वो करता, बस प्यार वो यति से करता था। इधर शेखर अपने ऑफिस में बैठा यति के बारे में ही सोच रहा था। उसका दिल सालों बाद किसी के लिए धड़का था, लेकिन फिर से दर्द होगा ये उसे कहां पता था। तेरा दिल टूटने के लिए ही बना है शेखर। जिसे भी चाहा वो दूर हो गया। अब इस दिल के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दे, वरना यूं ही तड़पता रह जाएगा। दिल थे तो दर्द था, और दर्द था तो प्यार था। इसी दर्द में डूबी यति भैरव को याद कर अब तक जाग रही थी।
उसके दिमाग में भैरव के साथ बिताए पल एक एक कर चल रहे थे कि तभी रात के सन्नाटे को तोड़ती फोन की घंटी जोर से बज उठी। यति चौंक गई। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? वो तेजी से फोन की ओर लपकी। इससे पहले कि किसी की नींद खराब हो उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ फोन पर शेखर था, जिसकी दर्द में डूबी आवाज यति के कानों में पड़ी। कैसी हो यति? नहीं शेखर नहीं, अपने दिल में मेरे लिए जो भी जगह है उसे हटा दो। मैं भैरव की हूँ और भैरव की ही रहूंगी। लगता है मेरा फोन करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं शेखर जी, ऐसी बात नहीं है। आपका एहसान है मुझ पर, मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? ये कैसी बात कर रही हो यति? मैंने कोई एहसान नहीं किया है और तुम्हें किसी ने कोई दबाव में नहीं रखा है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? यति सिसक उठी। वो शेखर को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन भैरव के बिना जी भी नहीं सकती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। पता नहीं क्यों कह रही हूँ मैं, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कह रही हूँ मैं। बस तड़प रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर आरी चल रही हो। शेखर जी, मेरे मन में बहुत उलझन है, कैसे सुलझाऊं? सारी उलझनें सुलझ जाएंगी जब तुम भैरव से मिलोगी। अब कोई डर कोई आशंका मन में ना लाओ। टिकट हो गया है, तुम परसों भैरव से मिलोगी। पर शची, वो मेरे बिना कैसे? जैसे अपनी माँ की मौत के बाद से अब तक रही, उसे रहना होगा। मैं हूँ, उसे संभाल लूंगा। यति ने फोन रख दिया और शची के पास जाकर लौट गई। उसकी नजरें शची के मासूम चेहरे पर टिकी थी। माँ के बिना जीना कितना मुश्किल है मैं जानती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मजबूर हूँ मेरी बच्ची। लेकिन वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। 2 दिन बाद यति शेखर के साथ सुमन के घर के लिए निकली। कुछ ही घंटों में वो दिल थामे सुमन के घर के बाहर पहुंच गई थी। उसने तेज धड़कनों के साथ शेखर की ओर देखा। जाओ यति, भैरव से मिलकर दूरियां मिटा दो। जाओ, अब देर ना करो। वो धीरे धीरे सुमन के घर के दरवाजे पर चली आई और दरवाजा खटखटाकर इंतजार करने लगी। दरवाजा खुलते ही सुमन सामने यति को देखकर एकदम चौंक गई। तुम यति? मेरा भैरव कहाँ है? भैरव? कौन भैरव? यहाँ कोई भैरव नहीं है। इतना कहकर सुमन यति के मुंह पर दरवाजा बंद करने लगी। यति के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले।